एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का चैप्टर 10 जो कि है ग्रेविटेशन। फर्स्ट है व्हाट इज़ ग्रेविटेशन। द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस फोर्स से अर्थ जो है दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इतना तो सबको पता ही होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसने डिस्कवर किया था, सर आइजैक न्यूटन ने। और वो स्टोरी तो पता ही है सबको, जब न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा था। सो व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होती है। तो फर्स्ट पिक्चर में हम देख सकते हैं जो ग्रेविटी है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को मेंटेन करके रखती है। मतलब ये जो सारी लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की वो अर्थ की साथ जुड़ी रहती हैं ग्रेविटी की वजह से। और सेकंड है जो रेन होती है वो भी ग्रेविटी की वजह से ही होती है, नहीं तो रेन आसमान में ही अटक जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। और थर्ड है जो अर्थ की टाइड्स होती हैं, मतलब जो समुंदर में टाइड्स बनती हैं, हाई टाइड और लो टाइड, वो भी ग्रेविटी की वजह से ही होती हैं। जो मून है उसके मोशन की वजह से जो टाइड्स बनती हैं, और जो उसका मोशन होता है वो भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है। जो फोर्थ पिक्चर में हम देख सकते हैं कि जो सारे प्लैनेट्स हैं वो अपनी ऑर्बिट में रहते हैं ग्रेविटी की वजह से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी जो था वो सर आइजैक न्यूटन ने दिया था, और इसलिए इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी भी कहते हैं। अकॉर्डिंगली एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी बॉडीज़ हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स में वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, और जो इनके बीच में फोर्स होती है अट्रैक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उन दोनों के मासेस से। मासेस मतलब उनका वेट कह सकते हैं हम, और मतलब जितना उनके अंदर मैटर है उसे मास कहेंगे, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं उनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। मतलब अगर हम एक ऑब्जेक्ट मान लें जो कि है कैपिटल एम और दूसरा ऑब्जेक्ट जो कि है स्मॉल एम, अगर इन दोनों और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम एफ मान लेते हैं, वो इक्वल होगा इन दोनों के मासेस से एम इंटू स्मॉलर एम इंटू कैपिटल एम, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और जो इनका डिस्टेंस होगा इनके बीच का उससे जो फोर्स होगी वो इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगी इनके डिस्टेंस के स्क्वायर से। तो अगर हमें इन फॉर्मूला को इकट्ठे लिखना है तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू जी स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। और जो यहाँ पर जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। और अगर हमें अकेली फोर्स फाइंड करनी है तो हम जी को नहीं लिखेंगे, अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करनी है दोनों के बीच में तो हम जी को भी साथ में लिखेंगे। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है दोनों के बीच की ग्रेविटेशनल फोर्स के, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल होता है। और द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हैज़ बीन फाउंड 6.67 इंटू 10⁻⁻11। जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो हमेशा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 ही होती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो हमेशा नीचे की तरफ ही अट्रैक्ट करती है, कभी ऊपर की तरफ नहीं करती या फिर साइड की तरफ नहीं करती, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी। जो न्यूटन का थर्ड लॉ था वो ग्रेविटी पर भी लागू होता है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट every object exerts a force on other object and the second object exerts equal force on the first object। मतलब अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसे कि हम कैपिटल एम मान सकते हैं, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि छोटा है, इसे हम स्मॉल एम मान सकते हैं। ये जो कैपिटल एम है वो स्मॉल एम पर उतना ही फोर्स अप्लाई करता है, और जो स्मॉल एम है वो रिटर्न में इस पर भी इतना ही फोर्स अप्लाई करता है। मतलब दोनों के बीच का जो फोर्स है वो इक्वल है। और इस जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमें फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन बताया गया है। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें, अगर हम ए को इधर लेके जाएंगे तो ए इक्वल टू फोर्स बाय मोशन मास बन जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
इसलिए जब जो पत्थर है, अगर एक पत्थर है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हमने नोटिस किया है कि जो अर्थ है वो पत्थर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होती, सिर्फ पत्थर ही अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये इसलिए है क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो मास के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। तो जितना वो मास ज़्यादा होगा उतना ही एक्सेलरेशन कम होगी। इसलिए जो अर्थ है उसका मास पत्थर से बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो पत्थर की तरफ एक्सेलरेट नहीं होती। वहीं पत्थर का जो मास है वो कम है, इसलिए वो ज़्यादा एक्सेलरेट होती है अर्थ की तरफ। फ्री फॉल, when an object is dropped from some height its velocity increases at constant rate। जब किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ये पत्थर है, इसे हम एक हाइट से अर्थ की तरफ फेंकते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी है, मतलब जो स्पीड है, वो इंक्रीज होती है कांस्टेंट रेट पे। इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट, यहाँ पर माइट लिख रखा है, हाइट आएगा, a uniform acceleration is produced in it by gravitational force of the earth and this acceleration does not depend on the mass of the falling object। मतलब जब ये गिरता है तो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्रिएट होती है, और ये जो एक्सेलरेशन है ये जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पर डिपेंड नहीं करती। The uniform acceleration produced is freely falling of body due to gravitational force of earth। और ये जो एक्सेलरेशन होती है उसे फ्रीली फॉलिंग, वो अर्थ की तरफ फ्रीली फॉलिंग होती है, इसलिए इसे फ्री फॉल भी कहा जाता है। और इसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। मतलब जो ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, और इसे हम जी, जो स्मॉल जी है, उससे डिनोट करते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय कांस्टेंट जी। इसको कैपिटल स्मॉल जी में लिखा जाता है और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज साइंटिस्ट थे उन्होंने एक प्रिंसिपल बताया था जिसके अकॉर्डिंगली हम किसी भी चीज़ को आसानी से पानी पर फ्लोट या किसी भी लिक्विड पर फ्लोट कर पाएंगे। उन्होंने कहा था कि अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपवर्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। कि जब हम किसी भी सॉलिड को, मान लीजिए एक बकेट है वाटर की जिसमें बहुत सारा वाटर है, अगर इसमें हम कोई भी पत्थर डालेंगे या कोई भी चीज़ डालेंगे तो ये जो लिक्विड है इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसे कि बायएंट फोर्स कहते हैं, और या फिर हम इसे थ्रस्ट फोर्स भी कह सकते हैं। और ये फोर्स ऊपर की तरफ होगी जो कि उस ऑब्जेक्ट को पानी के ऊपर धकेलेगी, और जो बायएंट फोर्स होती है वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके वेट के इक्वल होती है। मतलब जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही बायएंट फोर्स ज़्यादा होगी। हाँ, एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जो आर्किमिडीज का ये प्रिंसिपल था उसके ऊपर कई सारे ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं, जैसे कि लैक्टोमीटर जो दूध है उसकी प्योरिटी चेक करने के लिए होता है, और वैसे हाइड्रोमीटर भी आर्किमिडीज के प्रिंसिपल पर ही काम करता है। और सबमरीन्स जो पानी के नीचे चलती हैं वो भी इसी प्रिंसिपल पर काम करती हैं, इसलिए उन्हें हैवी मेटल की बनाया जाता है ताकि बायएंट फोर्स जो है वो उतनी ही इंक्रीज़ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।